मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, जिसे संक्षेप में एमएसएमई विभाग भी कहा जाता है, वहाँ से मैं मुकुंद शर्मा संयुक्त संचालक हूँ और वर्तमान में मैं उद्योग संचालनालय भोपाल में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को एमएसएमई विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। अब हम चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। आज हम क्या सीखेंगे? स्वरोजगार योजनाओं का महत्व, सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर कैसे बना रही है, यह जानेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना MMUKY बिना गारंटी आर्ण और ब्याज अनुदान की जानकारी लेंगे। आवेदन प्रक्रिया, सामाष्टि पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है यह समझेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP केंद्र सरकार की मदद से रोजगार कैसे बढ़ रहा है जानेंगे। प्रशिक्षण और अनुदान योजना से जुड़ने पर क्या क्या लाभ मिलते हैं इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। एमएसएमई विभाग अंतर्गत जो स्वरोजगार योजनाएं संचालित होती हैं उसमें दो प्रमुख योजनाएं हैं जो हम संचालित करते हैं। एक तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जो राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजना है, और दूसरी है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको पॉपुलरली PMEGP योजना के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। अब आइए अगले मॉड्यूल में हम स्वरोजगार योजनाओं को थोड़ा गहराई से समझते हैं। वैसे तो एमएसएमई आज की डेट में गवर्नमेंट का फोकस्ड एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से मिलता है। तो हमारा एमएसएमई विभाग जो है उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स, कई सारी योजनाएं, नीतियां चलाता है, जिसके अंतर्गत वो उद्यमियों को लैंड भी इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉट किए जाते हैं। हमारी एमएसएमई प्रोत्साहन नीति भी है जो उद्योगों को कैपिटल सब्सिडी देती है। स्टार्टअप पॉलिसी भी है जिसमें नए यंग स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडीज और असिस्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा जो नए उद्यमी हैं जो पहली बार उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, अपना स्वयं का कुछ उद्यम स्टार्ट करके उद्यमी बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्वरोजगार योजनाएं विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। और जैसा कि सर्वविदित है कि आज की परिस्थिति में वैतनिक रोजगार बहुत कम है, जनसंख्या और पॉपुलेशन को देखते हुए इसकी कंपैरेटिवली बहुत कम है, और इसलिए स्वरोजगार योजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लोग बाग स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से अपना उद्यम स्थापित करें, स्वयं को भी आर्थिक रूप से सबल बनाएं और कुछ लोगों को रोजगार भी प्रदान करें। तो ये एक महत्वपूर्ण उपयोगिता स्वरोजगार योजनाओं की है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में कैसे मदद करती हैं। योजना की पात्रता, प्रक्रिया, लाभ और डिजिटल आवेदन प्रणाली को समझकर लाभार्थी स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अब आइए अगली मॉड्यूल में हम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम राज्य शासन की उद्यम क्रांति योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत हम युवाओं को कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं और उनको वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसमें मुख्य रूप से हम देखें कि जो वित्तीय सहायता है वो दो प्रकार की होती है। एक तो ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है और दूसरी हम लोग जो बैंकों से ऋण लेते हैं अपना उद्यम स्थापित करने के लिए, जो युवा, उनको जो ऋण की गारंटी फीस एक लगती है वो भी हम उसमें प्रदान करते हैं। तो ये हमारी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। इस योजना की परियोजना सीमा के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, जिसको विनिर्माण इकाई बोलते हैं, तो वो 50,000 से 50 लाख तक की परियोजनाएं
हम लोग मान्य करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, यानी औद्योगिक इकाइयों के लिए। और यदि कोई सेवा इकाई जैसे स्वयं का वाहन लेता है, जिम संचालन करता है या होटल इत्यादि व्यवसाय करता है, तो उसको सेवा इकाई कहा जाता है। इस प्रकार की इकाइयों को। और खुदरा व्यवसाय यानी कि यदि कोई शॉप खोल के सामान लेके यदि कोई दुकान खोलता है और सामान बेचता है तो उसको व्यवसाय कहते हैं हम लोग। तो सेवा और खुदरा व्यवसाय के लिए हम 50,000 से 25 लाख तक की परियोजनाओं को इस योजना के अंतर्गत मान्य कर। अब इसमें जो आवेदक है वो किस प्रकार के आवेदक, उसकी पात्रता सीमा क्या है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो आवेदक है उसकी आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए, अधिक मिनिमम 8th पास होना चाहिए, और उसकी फैमिली की इनकम 12 लाख से अधिक नहीं हो। और इसके साथ ये भी है कि आवेदक वर्तमान में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो और न ही किसी बैंक का या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर हो। मतलब समानांतर रूप से यदि वो इस प्रकार की किसी योजना का लाभ ले रहा है, स्वरोजगार योजना का, तो इसमें वो पात्र नहीं हो सकता। और बैंक का भी उसको वर्तमान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो यदि इतनी पात्रता कोई रखता है तो वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। हमारी योजना सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए सीमित है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए दूसरी समकक्ष योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही, वो उनमें आवेदन कर। अब उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जो ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है वो 2 प्रकार की दी जाती है। एक तो जैसा मैंने बताया था कि जब हितग्राही का प्रकरण, ऋण प्रकरण, परियोजना उसकी बैंक स्वीकृत कर देती है तो बैंक ऋण का वितरण करती है। तो उसका जो ऋण का वितरण किया होता है, उस ऋण वितरण की जो राशि रहती है उस पे बैंक ब्याज लगाता है। तो 3% प्रति वर्ष की दर से हम ब्याज अनुदान देते हैं, और ये मैक्सिमम 7 वर्षों तक ये देय होता है। वो ऋण गारंटी फीस विभाग द्वारा, शासन द्वारा हितग्राही को प्रति वर्ष दी जाती है, वो भी अधिकतम 7 वर्ष तक दी जाती है। इस हमारी योजना में जो बैंक शामिल हैं, जो कमर्शियल बैंक जितने हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, वो सभी बैंक इस योजना के अंतर्गत समस्त पोर्टल, एक इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसमें एंड टू एंड, प्रारंभ से लेके अंतिम तक, सब्सिडी भुगतान तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। इस योजना में जो फ्लो चार्ट है वो इस प्रकार रहता है कि आवेदक आवेदन करता है जिला व्यापार उद्योग केंद्र में। ये योजना के लिए जो नोडल विभाग है जिला स्तर में, वो जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र होते हैं जो सभी जिलों में रहते हैं। तो उन जिलों में ऑनलाइन पोर्टल के, उन जिला कार्यालयों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति को आवेदन करना पड़ता है। मसलन कोई व्यक्ति भोपाल का निवासी है तो उसे ऑनलाइन भोपाल जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भोपाल सिलेक्ट करके और सीधे आवेदन अपना करना होता है। जब एप्लीकेशन वो आवेदन कर देता है तो उसके बाद जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उसको एप्लीकेशन को देख के कि यदि वो एप्लीकेशन में पूरी पात्रता हो रही है, पात्रता से अभिप्राय है उसकी जैसे 8वीं पास होना, फैमिली इनकम 12 लाख से कम होना, आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना इत्यादि, यदि वो ठीक पाता है तो, और सारे उसमें जरूरी कागजात अटैच होते हैं उस ऑनलाइन आवेदन में, तो जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उसको आगे बैंक को फॉरवर्ड कर देता है, बैंक को अग्रेषित कर देता है उस आवेदन को। यदि एप्लीकेंट के आवेदन में कुछ कमी होती है तो उसमें रिमार्क के साथ आवेदन उसको लौटा दिया जा सकता है, जिसको वो दोबारा सबमिट कर सकता है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जब आवेदन पहुंच जाता है तो महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा उस पोर्टल के माध्यम से अपने लॉगिन से उस एप्लीकेशन को सही पाए जाने पर संबंधित बैंक को फॉरवर्ड कर देता है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा कि जिस आवेदक को आवेदन करना होता है वो अपनी मन पसंद बैंक में अपना आवेदन भिजवा सकता है। तो बैंक, जिस बैंक को उसने चूज किया होता है उस बैंक में आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद बैंक शाखा जो है उसका उस परियोजना प्रपोजल का ड्यू डिलीजेंस करती है, उसका परीक्षण करती है, साइट विजिट करती है,
यदि वो वायबल और उचित पाया जाता है बैंक की दृष्टि में, तो बैंक उसको स्वीकृत कर देती है, सैंक्शन कर देती है। अन्यथा यदि कोई परियोजना या इकाई वायबल नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। यदि कोई उसमें कमी है बैंक की दृष्टि से, तो वापस वो एप्लीकेंट को भी आवेदन वापस लौटा सकती है। सही पाए जाने पर बैंक उसको स्वीकृत कर देती है। बैंक जब एक बार स्वीकृत कर देती है, स्वीकृत करने के बाद आवेदक द्वारा जरूरी कागजात, कोटेशन इत्यादि देने के बाद बैंक जो है उसका वितरण कर देती है, ऋण वितरण का डिसबर्समेंट कर देती है। और डिसबर्समेंट करने के बाद बैंक शाखा उसको जो अनुदान की पात्रता होती है, ब्याज अनुदान की क्या या ऋण गारंटी फीस अनुदान की, तो उस अनुदान को पोर्टल के माध्यम से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र हितग्राही की अनुदान राशि का क्लेम ऑनलाइन भेज देती है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा उसका परीक्षण करने पर सही पाए जाने पर उसकी अनुदान राशि जो बैंक ने क्लेम की है उसको वो सीधे हितग्राही के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है डीबीटी के माध्यम से उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इस प्रकार ये एक पूरी प्रक्रिया, एक फ्लो, एक प्रोसेस फ्लो इसका इस प्रकार है। अब जैसा मैंने बताया कि उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत समस्त पोर्टल के माध्यम से पूरी स्कीम चलती है। तो जैसा अभी बताया कि आवेदन पात्रता परीक्षण करने के बाद जो प्राप्त आवेदन होते हैं उसको बैंकों को भेज देते हैं और उसके बाद बैंक अपनी पूरी कार्रवाई करके डीआईसी को भेजता है। डीआईसी, डीटीआईसी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा सब्सिडी क्लेम बैंक से आने पर उसको मुख्यालय में एक राज्य स्तर पे एक पूल खाता रहता है नोडल बैंक में, उसके माध्यम से उसकी सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाता है। जो हमने अनुदान भुगतान की प्रक्रिया रखी हुई है उसमें बहुत अच्छी सुविधा पोर्टल पे दी हुई है। ये समस्त पोर्टल जो है, इस पोर्टल को बैंक के सीबीएस से इंटीग्रेट किया गया है और इंटीग्रेट करने का लाभ ये है कि रियल टाइम में अनुदान राशि का भुगतान हो जाता है। जैसे ही महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा उसकी अनुदान राशि अप्रूव की जाती है तो एक ई पेमेंट ऑर्डर जनरेट होता है डिजिटल हस्ताक्षर से महाप्रबंधक के, और पूल खाते से सीधे धनराशि, अनुदान राशि उसकी डीबीटी उसके लोन अकाउंट में हो जाती है। इस योजना में हमने ये भी सुविधा दी हुई है कि यदि बैंक द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, जैसा आप लोग जानते होंगे कि मुद्रा योजना बड़ी व्यापक योजना है जो बैंकों के माध्यम से चलती है और इसमें 10 लाख तक ऋण वितरण होते हैं। अभी भारत सरकार ने हाल ही में इसको बढ़ा के 20 लाख तक किया है। तो जो ऋण वितरण होते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई अनुदान सहायता की सुविधा नहीं है, उसमें बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। तो ऐसे प्रकरणों को भी हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अलाउ किया है। यदि किसी आवेदक का प्रकरण सीधे मुद्रा योजना में किसी बैंक द्वारा किया गया है स्वीकृत और वितरित, तो बैंक शाखा उस बोरोअर से, आवेदक से सहमति लेकर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंदर भी सब्सिडी का लाभ उसको दिला सकती है। और इसके लिए पोर्टल में सुविधा दी गई है जिसमें बैंक शाखाओं के लिए सेपरेट विंडो दिया गया है। इसमें बैंक शाखाएं सीधे ऐसे आवेदकों के जिनको मुद्रा योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृत और वितरित हुआ है वो उनकी सब्सिडी पोर्टल में, समस्त पोर्टल में दर्ज कर सीधे क्लेम कर। अब मैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत आप लोगों को जो प्रगति हुई है पिछले कुछ सालों में वो बताना चाहूंगा। तो काफी बड़ी संख्या में ऋण स्वीकृत हुए हैं और इसको देखा जाए तो लगभग 67,000 से ज्यादा लोन डिसबर्स हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो बड़ी सफलता पूर्वक इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को हमने लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत समय सीमा में निराकरण के लिए भी ये सेवाएं जो उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत आवेदक को मिलती हैं वो भी हमने दी गई हैं। जैसे यदि कोई आवेदक आवेदन करता है तो उसके अप्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पूर्ण अपूर्ण की जानकारी, वो आवेदन पूर्ण है कि अपूर्ण है, उसकी जानकारी जो है महाप्रबंधक द्वारा 7 दिवस के भीतर देना अनिवार्य
किया गया है और यदि ऐसा उसको सूचना नहीं मिलती तो प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है उस परिक्षेत्र मतलब उस डिवीजन का परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी होता है। उसके लिए भी 7 कार्य दिवस निर्धारित किए गए और उसके आगे की अपील के लिए उद्योग आयुक्त पदावियत अधिकारी है। और यदि किसी का पूर्ण आवेदन होता है तो पूर्ण आवेदन को बैंक शाखा को फॉरवर्ड करने के लिए भी महाप्रबंधक को निर्धारित जो समय सीमा है लोक सेवा गारंटी में वो 15 कार्य दिवस के भीतर है। अर्थात यदि कोई आवेदन उसका कंप्लीट है तो 15 दिवस में अनिवार्य रूप से भेजा जाना होता है संबंधित बैंक। अब इसमें जैसा मैंने पहले बताया था कि उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग, सेवा अर्थात सर्विस यूनिट और व्यवसाय अर्थात ट्रेडिंग 3 कैटेगरी के ऋण वितरित होते हैं। तो जो हमने डेटा निकाला है पिछले सालों का उससे ये स्पष्ट है कि लगभग 65% के करीब केसेस जो है ऑन एन एवरेज वो रिटेल ट्रेड के होते हैं हमारी स्कीम में और लगभग 25-26% केसेस जो है सेवा इकाइयों के होते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस हैं वो लगभग 9% के आसपास रहते हैं, 9-10% के आसपास। उद्योग सेवा व्यवसाय का जो लोन की ब्रेकअप है वो इस प्रकार हमने दिया है। इसमें जो किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। प्रोजेक्ट सब एक्टिविटी के बारे में, यदि किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं तो इस प्रकार के सेक्टर हैं जिसमें लोग बाग लगाते हैं। जैसे मसाले का व्यवसाय करते हैं, मसाला बना के तैयार करके पैक कर बेचते हैं, तैयार करके रेडीमेड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करते हैं। इसी प्रकार टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ उद्योग हैं, फूड प्रोसेसिंग के अचार, मुरब्बा, सॉस इत्यादि के केसेस, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाते हैं कुछ, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इत्यादि रहते हैं वो भी हैं, ऑटोमोबाइल के कुछ इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं। तो इस प्रकार के जो हैं मेजर यहाँ कुछ आईटी इक्विपमेंट है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सब एक्टिविटी रहती हैं। इस प्रकार से हम सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी सब एक्टिविटी रहती है हम कहेंगे उसको, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्टोरेंट है, कंप्यूटर सर्विस सेंटर है, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग है, टेंट हाउस है, सेंटरिंग वर्क है। सेंटरिंग वर्क यानी कि जो मकान इत्यादि बिल्डिंग बनती है उसमें जो सेंटरिंग शटरिंग लगती है वो भी लोग बाग खरीद के किराए से देके सर्विस यूनिट कहलाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क है, ब्यूटी पार्लर है, टेलरिंग है, फोटोकॉपी है, मोबाइल रिपेयरिंग है और इस प्रकार के काफ़ी सारे सर्विस इकाइयाँ लोग बाग लगा सकते हैं जो इसमें दर्शाई गई हैं। और जो रिटेल ट्रेड में है वो किस प्रकार की दुकान इत्यादि लगा के लोग बाग अपना व्यवसाय स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। अन्न अनाज की दुकान खोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की दुकान खोल सकते हैं, अपैरल शॉप खोल सकते हैं, ग्रोसरी शॉप खोल सकते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट की शॉप खोल सकते हैं, जनरल स्टोर खोल सकते हैं, डेयरी का स्टोर व्यवसाय, दूध वगैरह बेचने का कर सकते हैं, पैकेट वगैरह जो आते हैं, फुटवेयर है, शूज बेच सकते हैं, बुटीक है, मोबाइल शॉप है, वेजिटेबल बिजनेस है इत्यादि जो है वो क्रांति के सभी स्वरोजगार योजनाओं में इसी प्रकार की परियोजनाएं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड यूनिट्स में प्राय स्वरोजगार करने वाले लोगों को लगाई जाती है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को बिना गारंटी ऋण मिलता है जिसमें 3% तक का ब्याज अनुदान भी शामिल है। योजना में उद्योग के लिए 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। पात्रता में 18 से 45 वर्ष की उम्र, न्यूनतम 8वीं पास होना, 12 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय और डिफॉल्टर न होना जरूरी है। यह योजना केवल सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए है। पूरी प्रक्रिया समस्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होती है। देखा कि MMUKY की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और चरणबद्ध है। आवेदक समस्त पोर्टल से आवेदन करता है जो DTIC और फिर बैंक को भेजा जाता है। बैंक स्वीकृति, अस्वीकृति या स्पष्टीकरण का निर्णय लेता है। स्वीकृति पर जिला कार्यालय द्वारा राशि DBT के माध्यम से सीधे लोन अकाउंट में भेजी जाती है और बैंक सब्सिडी क्लेम करता है। हमने देखा कि MMUKY योजना का पूरा क्रियान्वयन समस्त पोर्टल के जरिए होता है। आवेदन, पात्रता परीक्षण, ऋण स्वीकृति और सब्सिडी क्लेम सब कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया से होता है। भुगतान सीधे लाभार्थी के लोन खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है। साथ ही PM मुद्रा योजना के पात्र प्रकरण भी इसमें शामिल किए गए हैं।
हमने देखा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत हर साल हजारों युवाओं को लाभ मिला है। वर्ष 2021-22 में 1332 प्रकरणों में 81 करोड़ 21 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2022 से 23 में 42,959 प्रकरणों में 2,172 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2023 से 24 में 16,455 प्रकरणों में 1,066 करोड़ 59 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2024 से 25 में अब तक 7,300 प्रकरणों में 485 करोड़ 50 लाख रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लोक सेवा गारंटी के तहत आती है, जिसमें आवेदन, जांच और बैंक को भेजने की समय सीमा तय है। आवेदन की जांच 7 कार्य दिवस, बैंक शाखा को अग्रेषण 15 कार्य दिवस। यह प्रणाली पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करती है। हमने देखा कि MMUKY योजना के तहत सबसे ज्यादा ऋण रिटेल ट्रेड को मिला है। 2022 से 23 में 67% और 2023 से 24 में 64.57% प्रकरण रिटेल सेक्टर से जुड़े थे। सेवा क्षेत्र को करीब 26% और मैन्युफैक्चरिंग को 8 से 9% ऋण दिए गए। इससे साफ है कि योजना का सबसे बड़ा लाभ रिटेल व्यापार को मिल रहा है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हर क्षेत्र के युवाओं के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां तय की गई हैं, ताकि वे अपनी रुचि और कौशल के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मसाले, रेडीमेड कपड़े, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, IT इक्विपमेंट जैसे उद्योग शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, होटल, कंसल्टेंसी से लेकर स्कूल, हॉस्टल और मशीनरी सेवाएं शामिल हैं। रिटेल सेक्टर में ग्रेन सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल स्टोर, मोबाइल शॉप और डेयरी जैसे व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया है। अब अगले मॉड्यूल में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP क्या है और यह युवाओं को कैसे लाभ देता है। इसके बाद में आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो एक भारत सरकार की योजना है, जो वर्ष 2008 से प्रारंभ हुई थी, बहुत पुरानी योजना है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना जो है वो नए स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए संचालित है। इस योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकाई को ही लोन दिया जाता है मुख्यतः। इसमें जो ट्रेडिंग यूनिट है उसको पात्रता नहीं आती है। तो यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट अपना लगाना चाहता है तो यह योजना भारत सरकार की बहुत उपयोगी योजना है। और यह योजना भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके माध्यम से संचालित होती है। और ये पूरे भारत में ये योजना संचालित होती है। मध्य प्रदेश में भी यह योजना 2008 से प्रारंभ है। और इस योजना को 3 एजेंसी संचालित करती हैं प्रदेश में। एक तो MSME विभाग, जिसके अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, और दूसरा कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन के, उसके अंतर्गत जो खादी बोर्ड है वो भी इस योजना को चलाता है। और इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार का भी मध्य प्रदेश में ऑफिस है, कार्यालय है, वो भी इस योजना को संचालित करते हैं। ये योजना भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चलती है, KVIC के। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको हिंदी में हम खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। तो KVIC की आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो इस योजना के बारे में जान सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये 3 एजेंसियों द्वारा ये योजना प्रदेश में चलाई जाती है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो राज्य कार्यालय भोपाल में है, वो प्रदेश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल विभाग है। और सारी जो मॉनिटरिंग इत्यादि और जो फॉलोअप है मुख्यतः उसी के द्वारा किया जाता है। मैं अपने विभाग के माध्यम से जो ये योजना संचालित है जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से, उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस योजना के अंतर्गत जो परियोजना सीमा रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में कोई इकाई लगाते हैं तो 50 लाख तक की आप यूनिट लगा सकते हैं।
और सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक की। इस योजना में शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वैसे शैक्षणिक योग्यता कोई विशेष नहीं है। हाँ, यदि कोई 10 लाख से अधिक की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट या 5 लाख से अधिक की सर्विस यूनिट लगाता है तब उसको 8वीं पास अनिवार्य पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत कोई आयु सीमा नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें 50 साल या अधिक भी लोग बाग होंगे जिनको बैंक ऋण देने के लिए सहमत हो, वो सभी लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, हालांकि न्यूनतम आयु सीमा तो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये योजना भी पोर्टल के माध्यम से चलती है। इस योजना में अनुदान सहायता दी जाती है, लाभार्थी को मार्जिन मनी अनुदान सहायता दी जाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 2 अलग अलग कैटेगरी में विभाजन किया गया है मार्जिन मनी अनुदान सहायता का। यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति रहता है तो लाभार्थी को स्वयं का अंशदान, जब वो बैंक में उसकी परियोजना स्वीकृत होती है तो स्वयं का अंशदान यानी खुद का जो इक्विटी है, अंशदान है, वो 10% देना होता है। और उसकी जो अनुदान राशि होती है, यदि वो शहर में यूनिट लगाता है तो 15% उसको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है, मार्जिन मनी अनुदान राशि दी जाती है। और यदि वही व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में उसका उद्यम स्थापित होता है तो 25% परियोजना राशि की 25% अनुदान राशि उसको प्राप्त होती है। तो मान लीजिए जैसे किसी ने 10 लाख का ऋण लिया है और यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी यूनिट लगाता है सामान्य वर्ग का व्यक्ति, तो उसको 10% के हिसाब से 1 लाख अपना अंशदान देना होगा और ग्रामीण क्षेत्र में यूनिट है तो लगभग 2.5 लाख रुपए उसे भारत सरकार यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। और जो विशेष श्रेणी के आवेदक रहते हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिला हैं, पूर्व सैनिक, विकलांग, ट्रांसजेंडर, जो हमारे यहाँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनका आवेदक हो, तो इन लोगों को जो मार्जिन मनी सहायता और अंशदान है वो बहुत अधिक है। इस प्रकार के विशेष श्रेणी के लोगों को जो स्वयं का अंशदान देना होता है वो परियोजना राशि का 5% देना होता है और उसको जो अनुदान राशि प्राप्त होती है वो शहरी क्षेत्र में 25% होती है और ग्रामीण क्षेत्र में 35% होती है। तो अब आप देखेंगे कि ये इस योजना के अंतर्गत यदि हम ओवरऑल देखें तो 15 से लेके 35% तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। मसलन कोई 50 लाख की यूनिट महिला स्थापित करना चाहती है तो उसको उस 50 लाख की यूनिट में 5% यानी लगभग 2.5 लाख रुपए उसको अपना अंशदान देना होगा और उसको सब्सिडी जो मिलेगी वो 35% होगी, लगभग 17.5 लाख के आसपास होगी, जो कि एक बड़ी अनुदान राशि। तो इस प्रकार से ये अनुदान राशि का प्रावधान इसमें है। और इस योजना के अंतर्गत भी व्यवस्था नोडल बैंक के माध्यम से सब्सिडी भुगतान की है। इसमें भारत सरकार द्वारा एक सेंट्रली एक सेंट्रलाइज नोडल बैंक बनाया गया है मुंबई में और उसमें राशि जो रहती है हितग्राहियों की पार की जाती है खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा और वो नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक शाखा में वो अनुदान राशि सीधे भुगतान की जाती है। और ये योजना भी जैसा बताया पीएमईजीपी योजना भी पूर्णतः ऑनलाइन पद्धति पर आधारित है। इसकी जो वेबसाइट है वो kviconline.gov.in है। पीएमईजीपी का जो ई पोर्टल है उस पे आप दिशा निर्देश अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की अनिवार्यता है। जैसे ही आपका ऋण स्वीकृत हो जाता है तो आपको प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है, तभी बैंक शाखा आपकी सब्सिडी खादी ग्रामोद्योग आयोग से क्लेम कर सकती है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनका ऋण स्वीकृत होने के बाद तत्काल उनको अपनी
प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। प्रशिक्षण की सुविधा भी 2 तरीके से दी गई है, या तो ऑनलाइन वो लोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण ले सकते हैं, या प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। तो ईडीपी, ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग बेसिक किस तरीके से उद्यमियों को किस किस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लेबर लॉज हो, सभी के बारे में एक जानकारी दी जाती है और उस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ईडीपी प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। और इसमें भी ये है कि यदि किसी का 2 लाख से कम का लोन स्वीकृत है तो उसके प्राय प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। 5 लाख रुपए तक का ऋण है तो उसको कम से कम 5 दिन का प्रशिक्षण लेना होता है, और 5 लाख से अधिक का उसकी परियोजना होती है तो उसको 10 दिन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही बैंक शाखाएं उसकी सब्सिडी क्लेम कर पाती हैं। इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि यदि किसी के, कई बार ऐसा होता है कि कुछ परियोजना सीमा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की 50 लाख है, पर यदि मान लीजिए किसी कारण से कुछ ऐसी मशीन्स है या कोई ऐसा स्थिति है कि उसकी परियोजना राशि थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होती है, 50 लाख या उससे ज़्यादा भी होती है, तो भी उसको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। पर उसमें शर्त यही होगी कि 50 लाख की सीमा तक ही उसे अनुदान राशि दे होगी, शेष बैंक लोन के रूप में माना जाएगा। इस योजना में एक और अच्छी बात है, यदि आप 3 साल तक अपनी इकाई सफलतापूर्वक चला लेते हैं और फिर आप अपनी यूनिट का एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो पीएमईजीपी द्वारा एक्सपांशन के लिए भी पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत ऋण देने का प्रावधान है। इसमें यदि सेवा इकाई होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें पहले 10 लाख तक की परियोजना सीमा थी, यदि वो 3 साल के बाद फिर एक्सपांशन में जाता है तो उसे 25 लाख तक का और ऋण मिल सकता है। और यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके लिए पहले अधिकतम सीमा 50 लाख थी, अब वो फिर 3 साल में रेगुलर रिपेमेंट के बाद आता है तो उसको 1 करोड़ तक का और लोन मिल सकता है, और इन दोनों ही परिस्थिति में उसको 15% मार्जिन मनी का लाभ मिलेगा। इस योजना में एक और प्रावधान किया गया है कि मुद्रा योजना, जिन्होंने मुद्रा योजना में ऋण लिया हो, पहले 3 साल से ज़्यादा उनका रिपेमेंट हो चुका है, तो भी वो पीएमईजीपी जो सेकंड एक्सपांशन की स्कीम है उसमें इसका लाभ ले सकते हैं, सब्सिडी। पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत जो पिछले 4 सालों की प्रगति दी है, वो ये हमारे जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रगति है, वो दिखाई गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में मार्जिन मनी वितरित हुई है और ये नियमित रूप से सफलतापूर्वक ये योजना संचालित की जा रही है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 2 योजनाओं के अलावा भी प्रदेश में और भी अन्य विभागों द्वारा स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं, जिसका विस्तृत विवरण तो संबंधित विभागों द्वारा ही दिया जा सकता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा संक्षेप में एक स्लाइड मैंने बनाई है, बताना चाहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये योजना में 10 लाख तक, इसमें 3 श्रेणी में लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक ऋण मिलता है, किशोर में 5 लाख तक ऋण मिलता है और तरुण में 10 लाख तक। अभी भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में इसमें अमेंडमेंट किया और तरुण प्लस योजना है जिसमें 20 लाख तक का लोन मिल सकता है आपको, बशर्ते पुराना लोन आपने मुद्रा का पटा दिया। तो ये योजना सभी बैंकों के माध्यम से चलती है। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से भी चलती है योजना, और एनबीएफसी जो होते हैं उनके माध्यम से भी चलती है, समस्त कमर्शियल बैंक के माध्यम से भी चलती है। सभी जितनी वित्तीय संस्थाएं, लगभग सभी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ये योजना चलती है, और इसमें बड़ी संख्या में प्रदेश में और देश में ऋण दिए जाते हैं। इसमें ऋण जो है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए ऋण दिए जाते हैं। तो ये बहुत लोकप्रिय योजना है जो सीधे बैंकों के माध्यम से चलती है। इसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसके अंतर्गत छोटी मोटी एक्टिविटियों के लिए ऋण दिया जाता है। योजना पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से चलती है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलती है, जिसमें शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण मिलता है।
तो ये बड़ी लोकप्रिय योजना है भारत सरकार की, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से चलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, उसमें भी ऋण दिए जाते हैं। तो ये 2 योजनाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से चलती है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3 योजनाएं चलाता है। संत रविदास स्वरोजगार योजनाएं है, जिसमें लगभग 50 लाख तक, 1 लाख से 50 लाख तक के ऋण मिलते हैं और 5% ब्याज अनुदान सहायता मिलती है। भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है, जिसमें 1 लाख तक के ऋण होते हैं और लगभग 7% तक ब्याज अनुदान सहायता मिलती है। और सावित्रीबाई फुले स्व सहायता योजना है, ये समूहों के लिए योजना संचालित की जाती है। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में आदिवासी वर्ग के युवाओं के लिए योजनाएं संचालित हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ये भी 50 लाख तक के लिए उद्योग सेवा व्यवसाय के लिए योजना संचालित है। इसमें 5% तक ब्याज अनुदान मिलता है और ऋण गारंटी फीस मिलती है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 1 लाख तक 10,000 से 1 लाख तक के लोन दिए जाते हैं और इसमें 7% तक ब्याज अनुदान मिलता है। देखिए, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना है। इसमें 50 लाख तक का ऋण मिलता है, 3% ब्याज अनुदान मिलता है। और दूसरी मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना है, इसमें 1 लाख तक का ऋण है, 3% ब्याज अनुदान इत्यादि इसमें मिलता है। और इसके अलावा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग है, इसमें जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति हैं उनके लिए स्वरोजगार योजनाएं संचालित है। इसमें भी ब्याज अनुदान सहायताएं इस वर्ग के लोगों के लिए दी जाती है। और हमारे जो जिला कार्यालय हैं वो इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिलों में, विकास खंडों में, पंचायतों में बहुत सारे स्वरोजगार मेले कैंप लगाते हैं। बैंक इत्यादि सभी जने मिलके उसका प्रचार प्रसार करते हैं। हितग्राहियों को चेक वितरण करते हैं ताकि और दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हो सके और स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सके। तो ये शिविर इत्यादि की गतिविधियां भी हमारे विभाग द्वारा नियमित रूप से संचालित की जाती हैं। थैंक यू। हमने समझा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और EDP प्रशिक्षण जैसे प्रावधान इसे और प्रभावी बनाते हैं। विशेष रूप से यह योजना छोटे उद्यमों की स्थापना में बड़ी भूमिका निभा रही है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत हर साल हजारों युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। वर्ष 2021 से 22 में 5,788 प्रकरणों में 14,630 लाख 8,000 रुपए का मार्जिन मनी अनुदान दिया गया। वर्ष 2022 से 23 में 3,653 प्रकरणों में 10,813 लाख 34,000 रुपए का अनुदान वितरित किया गया। वर्ष 2023-24 में 3,036 प्रकरणों में 10,445 लाख 25,000 रुपए का अनुदान वितरित किया गया। वर्ष 2024 से 25 में अब तक 1,164 प्रकरणों में 3,581 लाख 82,000 रुपए का मार्जिन मनी अनुदान दिया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह योजना लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमने जाना कि प्रदेश में कई विभागों द्वारा अलग अलग स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, NRLM, NULM, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, टेलर मेड योजनाएं आदि। इनका उद्देश्य हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न जिलों में स्वरोजगार मेले और शिविरों के जरिए युवाओं को कैसे जोड़ा जा रहा है, एक नजर में। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमने प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना MMUKU और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP जैसी प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हमने सीखा कि ये योजनाएं किस प्रकार शिक्षित युवाओं,
ग्रामीण शहरी उद्यमियों और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं अड़ारण प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में सक्षम बनाती है। इन योजनाओं में ब्याज अनुदान, आरण गारंटी, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, साम एस्ट पोर्टल और डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी अनुदान वितरण जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके साथ ही हमने पात्रता, प्रक्रिया, ईडीपी प्रशिक्षण और सफल कार्यान्वयन की संरचना को भी समझा। यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों को न केवल योजनाओं की जानकारी देता है, बल्कि उन्हें नीतिगत समझ और जमीनी क्रियान्वयन के लिए भी तैयार करता है।